जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन, थर्ड ईयर। वी विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर। हम लोग कंटिन्यू करेंगे डीएनए से ही। हम लोगों ने अभी जो लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें कवर की, हम लोग टेस्ट कर चुके हैं। सीरोलॉजी के एग्जामिनेशन के टेस्ट हमने, ब्लड के टेस्ट किए, स्लाइवा की डिटेक्शन के किए, कैसे हम स्लाइवा को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यूरिन के किए, ठीक हो गया। सीमेन के डिटेक्शन के टेस्ट किए। अब जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डीएनए। अब डीएनए को हमने कैसे डिटेक्ट करना है, क्या इसके मेथड्स हैं। तो डीएनए का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया था। इंट्रोडक्शन डीएनए का, इस सेल में बेसिकली सेल स्मॉलेस्ट यूनिट लाइफ का है। इट कंपोज ऑल द लिविंग थिंग्स। न्यूक्लियस सेल में जो प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जो बेसिकली क्रोमोसोम्स एंड डीएनए सारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ये आपका सेल का स्ट्रक्चर था, ठीक हो गया। थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा मैं आपको दे रही हूँ। ये सारे सेल की ऑर्गेनेलीज हैं डिफरेंट, जिसके अंदर आपको यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक हो गया। हम लोगों ने कर लिया था। क्रोमोसोम्स में बेसिकली जो न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो कंपोज होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन। इन न्यूक्लियस आरएनए एंजाइम्स एंड प्रोटीन फॉर आरएनए सिंथेसिस। फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इसके अलावा जो है क्रोमोसोम्स का हमने कहा कि हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो 46 टोटल क्रोमोसोम है, जो कि बनेंगे 23 पेयर्स इन ह्यूमन। ईच पेयर कंटेन वन, ईच पेयर जो है वो वन फ्रॉम द मदर एंड वन फ्रॉम द फादर इनहेरिट होता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। कैरियोटाइप के अकॉर्डिंग दो तरह की एबनॉर्मेलिटी हो सकती हैं, या तो क्रोमोसोम के नंबर से रिलेटेड हो सकती हैं या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकती हैं। एबनॉर्मल क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर वो इन यूट्रो डिटेक्ट हो जाएँ तो वो ऑलमोस्ट 50% जो है वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के साथ जो हैं वो लीड करती हैं। Due to the improved technology, more people are being diagnosed with chromosomal abnormalities. तो chromosomal की abnormalities जो है वो या तो पोलीप्लॉइडी हो सकती है। ये एक टेबल आपको कल शो किया था। एनेप्लॉइडी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी की इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो डाउन सिंड्रोम है। जैसे डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम्स के साथ नंबर का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकती है, ट्रांसलोकेशन हो सकती है, इन्वर्जन हो सकती है, आइसोक्रोमोसोम हो सकता है, या फिर रिंग क्रोमोसोम की डिफॉर्मिटी हो सकती है। रिंग में बेसिकली ये होता है कि जो टीलोमेयर है क्रोमोसोम का वो एडेयर हो जाता है और वो रिंग की फॉर्म में, रिंग स्ट्रक्चर में इन सर्कल हो जाएगा। तो ट्राइसोमीज में हमने मोस्ट ऑटोसोमल एनोप्लॉइडी जो हैं वो डेवलपिंग इन एम्ब्रियो एंड फीटस। मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो हैं वो 3 तरह की ट्राइसोमीज थी, जो कि हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में होती हैं। क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम नंबर 18 एंड 13 से रिलेटेड 3 ये डिसऑर्डर थे। इन्हीं क्रोमोसोम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स जो कि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है या इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो ट्राइसोमी 21 जो है वो डाउन सिंड्रोम कहलाता है। इसमें फेशियल फिजिकल डिफॉर्मिटी होगी। आईक्यू लेवल जो है वो मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू लेवल कम होगा। इसके अलावा और भी ऑर्गन्स में जो हैं मल्टी ऑर्गन सिस्टम में से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं। ऑटोम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं इस तरह के बच्चों में। वेरिंग डिग्री ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है। इंडिविजुअल्स जो है जो बच्चे हैं यूजुअली ल्यूकीमिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, अल्जाइमर डिजीज के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइसोमी 21 जो है वो की थोड़ी सी अगर हिस्ट्री देखें तो यूजुअली इसका जो है 90% ट्राइसोमी 21 होती कब है, नॉन डिसजंक्शन जब मियोसिस 1 का फेज चल रहा होता है फीमेल में, तब ये यूजुअली होती है। फीमेल की एज 15 to 45 है। जितनी ओल्डर फीमेल की एज होगी उतने उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि बेबी के डाउन सिंड्रोम होने के। टू साइड्स जो हैं वो अगर एक्सपोज हो टॉक्सिन, वायरस, रेडिएशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इसके ऊपर असर हो सकता है। 10% कॉजेज जो है वो मेल से रिलेटेड भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो है वो ट्राइसोमी 21 का जो फेमिलियल अगर वो देखें तो हिस्ट्री तो वो जस्ट 1% है। इसके अलावा हमने पढ़ी थी ट्राइसोमी 18 जो कि कहलाता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम बेसिकली नॉन डिसजंक्शन जो है मियोसिस
टू oocytes में अगर हो तब यूजुअली उसके साथ रिलेट होती है। सीरियस इसमें जो बेबी होगा उसको मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी होगी। नॉन जो इसका स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स है वो ऑडली क्लेंच्ड फिस्ट, जो बेबी होगा उसका क्लेंच्ड फिस्ट होगा ऑडली, इस तरह जैसे ये पिक्चर में हो रहा है। इसके अलावा ट्राइसोमी 13 थी पैटू सिंड्रोम। पैटू सिंड्रोम में फ्यूजन ऑफ आईज, आईज जो हैं वो बेबी की डिफॉर्मिटी होगी, फ्यूज हुई भी होंगी। 6 मंथ तक यूजुअली बेबी सर्वाइव करता है। स्मॉल एब्सेंट आईज हो सकती हैं। मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी होगी। किडनी, ब्रेन, फीचर में शॉर्ट स्टेचर्ड होगी फीमेल यूजुअली, जो बेबी अफेक्टेड होगी फीमेल बेबी। वेबिंग हो सकती है नेक की। इनकम्प्लीट सेक्सुअल डेवलपमेंट, इनफर्टिलिटी होगी। इम्पेयर्ड हेयरिंग होगी। इंडिविजुअल्स हु आर मोज़ैक दे हैव चिल्ड्रन बट देयर ऑफस्प्रिंग आर एट हाई रिस्क ऑफ एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके अलावा ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में बेसिकली ये 1000 फीमेल बर्थ के साथ है। ये भी फीमेल बेबीज़ के साथ ज़्यादा इसके एसोसिएशन है। फिनोटाइप जो है वो बेसिकली कैसी होगी कि टॉल होगी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगी। स्लाइट इम्पैक्ट ऑन इंटेलिजेंस। एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिवेशन होगी, जिसकी वजह से जो है सेल में 2 बार बॉडीज होंगी। यूजुअली फीमेल में 1 बार बॉडी होती है, तो ये ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है, 2 एक्स हैं इसमें, तो 2 बार बॉडीज होंगी। Most compensate of the presence of an extra X. Individual with Y chromosome is the male. इसके अलावा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हमने पढ़ा था, जो कि डबल एक्स वाई सिंड्रोम है। ये भी 1 in 500 मेल बर्थ्स के साथ कॉमन है। फिनोटिपिकली इनकम्प्लीट सेक्सुअल डेवलपमेंट, रूडिमेंट्री टेस्टिस और प्रोस्टेट होंगे। लॉन्ग लिम्स, लॉन्ग हैंड्स, फीट्स। ब्रेस्ट टिश्यू की डेवलपमेंट जो है लाइक फीमेल, ये उस मेल पेशेंट में होगी। मोस्ट कॉमन काज जो है वो मेल इनफर्टिलिटी की है, लेकिन विद द मेडिकल असिस्टेंस ये वाले जो पेशेंट्स हैं क्लाइनफिल्टर वाले, वो जो हैं वो फादर चिल्ड्रन मतलब वो कंसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर था XXYY सिंड्रोम, जो कि अराइजेस है अनयूजुअल oocytes एंड sperm एसोसिएटेड विद मोर सीवियर बिहेवियरल प्रॉब्लम देन द क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें अटेंशन डेफिशिएंट जो साइकोलॉजिकल उनको कुछ इलनेस होंगी। साइकेट्रिक जो है इलनेस, अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर हो सकता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत लो होगा। टेस्टिस अनडिसेंडेड हो सकते हैं। इनफर्टाइल होगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उनकी डेवलपमेंट डिले होगी। XYY सिंड्रोम जो कि जैकब सिंड्रोम कहलाता है, वो हमने पढ़ा था। ये 1 in 1000 मेल बर्थ में है। 96% फिनोटिपिकली नॉर्मल है। मॉडेस्ट फिनोटाइप जो है वो फिनोटाइप जो कैसे प्रेजेंट करेगा, वो ग्रेटेस्ट उसकी हाइट ज़्यादा होगी। एक्नी के साथ प्रेजेंट कर सकता है। स्पीच डिसेबिलिटी होगी। रीडिंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। इसके अलावा एग्रेसिव बिहेवियर इन लोगों में बहुत देखा जाता है। इनका क्रिमिनल जो है वो बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी कॉमन है। तो XYY सिंड्रोम ठीक हो गया। क्रोमोसोमल की हमने ये तो कहा कि नंबर से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। कुछ हमने कहा कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं। तो स्ट्रक्चर में डिफेक्ट यही होगा कि उसके स्ट्रक्चर में या कोई जो जहाँ पे जीन इनकोड होनी है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर, कोई जीन का पार्ट जो है या मिसिंग होगा या एक्स्ट्रा होगा या इन्वर्टेड जेनेटिक मटेरियल लगा होगा या कंबाइन हो सकता है, या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के पार्ट्स जो है वो ट्रांसलोकेट हुए होंगे, ट्रांसलोकेशन होगी। तो ये सारी पिक्चर में कल आपको बता दिया था। डिलीशन जो है वो बेसिकली रेफर्स करता है कि जेनेटिक सेगमेंट जो है कोई क्रोमोसोम के ऊपर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक सेगमेंट है वो कोई पार्ट डिलीट हो गया। तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हमने क्राइडू चैट या कैट क्राई सिंड्रोम थी, जो कि 5p क्रोमोसोम आर्म का जो है उसके डिलीशन की वजह से यूजुअली कॉमन है। जीन्स की हमने बात की कि जीन्स बेसिकली क्या करती हैं, किसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। ये बेसिकली ब्लूप्रिंट है हमारी स्पेसिफिक प्रोटीन्स का, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होती हैं उनको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती हैं। ईच क्रोमोसोम में हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स इन्फॉर्मेशन की ब्लॉक्स की फॉर्म में जीन्स मौजूद हैं। और हमारी जो बॉडी के
कोई भी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स से लेके जीन की फॉर्मेशन तक जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन तक इन जीन्स ने रोल प्ले करना है। बॉडी का कलर ऑफ द आईज, कलर ऑफ द हेयर, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस इन जीन्स का। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था अपना डीएनए। डीएनए बेसिकली एक पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए इसका जो एब्रिविएटेड फॉर्म है। डीएनए पॉलीमर है, रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर राइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। ठीक हो गया। न्यूक्लियोटाइड की 3 नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं? 4 नाइट्रोजन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन, ये इनके स्ट्रक्चर्स हो गए। डीएनए की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड लिंक होते हैं ऑल्टरनेटिवली विद ऑल टुगेदर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, उनके दरमियान में नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो अटैच होती हैं। ठीक हो गया। ए और जी जो है एडेनिन और गुआनिन, उसके दरमियान जो है वो डबल हाइड्रोजन का बॉन्ड है और साइटोसिन और थायमीन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड जो है वो होता है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हेल्ड टुगेदर, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ए ऑलवेज पेयर विद टी एंड जी विद सी। ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ। अच्छा, एक थोड़ा सा इसका जो अक्सर बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हम थोड़ा सा आरएनए का, वैसे ऐसा हमने आरएनए के ऊपर इतना हमारा एम्फेसिस नहीं है, हम ज़्यादा डीएनए के ऊपर ही हैं। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए में से जो है वो हम डीएनए को क्यों ही सेलेक्ट करते हैं, आरएनए को क्यों नहीं सेलेक्ट करते। हम फोरेंसिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस का ही डिफरेंस है। ठीक हो गया। थायमीन की जगह वहाँ पे यूरेसिल जो है वो अटैच होता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में जो है वो क्या ऐसा और डिफरेंस है? वो सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने एफएससी के डिफरेंसेस पढ़े होंगे सारा। फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है कि हम आरएनए का क्यों नहीं एनालिसिस करते, डीएनए ही क्यों लेते हैं? तो इसकी एक सबसे जो इजी जो आप वो डिफरेंशिएशन पॉइंट या जो आपका ऑथेंटिक पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा ये है कि डीएनए, इवन आप जितनी भी पुरानी डेड बॉडीज़ हैं, हम कहते हैं कि हम इवन एग्जीमेशन भी करें तो हम बोन ले लेते हैं, नेल्स ले लेते हैं, कोई वर्ल्स नेल या जो भी, तो हमने हमने उससे डीएनए करके हमने उसकी बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करनी है थ्रू डीएनए। तो हम आरएनए से क्यों नहीं करते? आरएनए का जो जितने भी वो है उसकी डिग्रेडेशन जो है, और जब हम लैब में उसको प्रोसेस करते हैं तो आरएनए जो है वो जल्दी डिग्रेड हो जाता है, कंटामिनेट इजीली हो जाता है। ठीक हो गया। डीएनए जो है वो सालों साल जो है वो प्रिजर्व रहता है। ठीक है। इसकी डिग्रेडेशन इतनी इजीली नहीं होती जितनी आरएनए की होती है, आरएनए की होती है। तो इसलिए आरएनए को जो है हम नहीं लेते, हम डीएनए को ही प्रेफरेबली जो है ना, हम डीएनए को ही प्रेफर करेंगे। ये इसकी एक रीज़न है। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। 2 स्टैंडर्ड रैप अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ हेलिकल स्ट्रक्चर नोन एज डबल हेलिक्स। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका। अगर आप देखें इसको, हो गया। फंक्शन डीएनए के ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू अनदर, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, प्रोवाइड ब्लूप्रिंट टू मेकिंग प्रोटीन द सेम वे एवरी टाइम। 2 टाइप्स डीएनए की हैं, एक मैटरनल डीएनए होता है जो कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, और एक क्रोमोसोमल डीएनए जो इनहेरिटेड मदर और फादर से होता है। 2 तरह का डीएनए है। अब डीएनए की थोड़ी सी, डीएनए को जब हमने पीसीआर पढ़ना है, ठीक है। पीसीआर से पहले हमें नॉर्मल डीएनए की रेप्लिकेशन का थोड़ा सा आइडिया हो कि नॉर्मली डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, थोड़ा सा नॉर्मल पता होगा तब हम कहेंगे कि थ्रू पीसीआर हमने इसको कैसे जो है वो रेप्लिकेट कराना है, इसको एम्पलीफाई कैसे करना है। तो डीएनए बेसिकली जब अनवाइंड होता है, एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज एड्स द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस टू द सिंगल स्टैंडर्ड ए विद टी एंड जी विद सी। अगर हम आप यहाँ से इसको देखें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, यहाँ ये अनवाइंड हुआ, ये खुला, ये इसको खोला है हेलिकेज एंजाइम से जो है वो ये अनवाइंड होगा। उसके बाद यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स हैं, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, तो यहाँ पे ये दोबारा जो है बनना शुरू होगा। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में अब कैसे होती है, वही मैं बात कर रही हूँ कि अब हम थोड़ा सा इसको नॉर्मली हम देखेंगे कि नॉर्मल हमारे सेल में डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है सेल में। तो ये हमको इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है।
जिसमें जो है वो बॉन्ड जी और सी का ये ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, और ए और टी का जो एडेनिन और थाइमीन है इनके दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ग्वानिन और साइटोसिन का ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे ये सारा जो है इसने एंजाइम हेलिकेज उसने इसको अनबाइंड किया, यहाँ से ये सिंगल स्ट्रैंडेड हुआ। उसके बाद पोलीमरेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद डीएनए प्राइमेज जो है वो प्राइमर, बेसिकली प्राइमर क्या चीज़ होती है आगे हम जब इसकी वो पढ़ेंगे, एम्प्लीफिकेशन पढ़ेंगे, पीसीआर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम प्राइमर्स ऐड करते हैं। प्राइमर बेसिकली क्या है कि 2 to 3 जितने भी वो भी ये भी हम लोग कमर्शियली प्रिपेयर किए हुए हमारे पास प्राइमर होते हैं जब हम पीसीआर करते हैं। कमर्शियली प्रिपेयर किए हुए इस तरह का डीएनए का एक छोटा सा प्राइमर पार्ट है कि उसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का जो हमने सीक्वेंस रिपीट करवाना है, जो हमने डीएनए का सीक्वेंस हमें चाहिए जिससे हमने रेप्लिकेट करवाना है, वो हम एज अ प्राइमर जो है वो ऐड कर देंगे उस छोटे से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में, तो वो उससे आगे रेप्लिकेट होगा, वही वाला सीक्वेंस जो है वो आगे रेप्लिकेट होगा। लेट्स सपोज अगर एक प्राइमर का सीक्वेंस AGCTA है, यही वाला सीक्वेंस वही आगे इसी को लेके वो रिपीट करता रहेगा, ठीक हो गया। तो नॉर्मली भी जो है हमें एक डीएनए इमेज जो है वो हमें नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर ही है जब सेल रेप्लिकेट करता है, तो वो जब स्ट्रैंड बनता है, अगर आप ये देखें तो ये पेरेंट स्ट्रैंड है, स्टैंड होता है ओपोजिटली फ्रेगमेंट्स का आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा 5 to 3 और 3 to 5 एंड ये दोनों डीएनए की रेप्लिकेशन ऑपोजिट ओके। डीएनए की रेप्लिकेशन, हम नॉर्मल डीएनए की रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे कि इस 2 एंड से बेसिकली ये हो रही है 5 to 3 और 3 to 5 एंड से। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एंजाइम है बेसिकली जो यहाँ पे एक्ट करेगा, ये आपका पेरेंट स्ट्रैंड है और ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसके उसमें बना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में ये है, अगर एप्लीकेशन की डायरेक्शन देखें ये वाली डायरेक्शन 5 to 3 एंड, और यहाँ से जो है वो 3 to 5 एंड के ऊपर हो रही है। आगे फिर जा रहा है। अच्छा, each DNA strand becomes a complementary parent strand, ठीक है। प्रॉपर बेस पेयरिंग्स जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है DNA की आप replication nucleotides are connected together to make a new strand that is similar to the old strand. The new double strand जो है वो similar to the old strand होगा। This is called DNA replication. एडेनिन थाइमीन वर्सेस ग्वानिन और साइटोसिन बॉन्ड, ये अगर आपको देखें तो आपको नजर आ रहा है ए और टी का जो है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनता है जो भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में बनेगा, और जी और सी के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बनता है। डीएनए डबल strand can separate into a 2 single strand with when heated.
which strand should require more heat to separate A, T rich और G, C double bond. Obviously stronger bond जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसके लिए हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी जो G और C के दरमियान है. थोड़ा सा अगर हम RNA के स्ट्रक्चर पे बात करें तो RNA सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है. उस जो डिफरेंस है बेसिकली थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है. सिमिलर बाकी जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA की तरह उसके बाकी फॉस्फेट और शुगर ग्रुप सिमिलर हैं. रिपीटिंग सब यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स वो भी सब सेम है. डिफरेंस जो है DNA RNA का यही है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसमें डिफरेंट शुगर होगी इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोज. बेसिस A, G, C और यूरेसिल जो है वो होगी ए पेयर विद ए जो है वो पेयर करेगा जी के साथ, सॉरी ए जो है वो सी के साथ और जी जो है वो यूरेसिल के साथ. ये आरएनए का सिंगल स्ट्रक्चर है. आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड शॉर्टर, अच्छा इसकी लेंथ भी जो है वो शॉर्टर होगी. आरएनए जो है वो लेस स्टेबल है देन डीएनए. हमने बात की कि डिग्रेडेशन की, मैंने बात की कि हम क्यों जो है वो डीएनए को ही प्रेफर करते हैं कि वो स्टेबिलिटी भी जो है वो डीएनए की ज़्यादा होगी, जबकि सिंगल स्टैंडर्ड है ये लेस स्टेबल है डीएनए से. तो आरएनए डजंट परसिस्ट इन द सेल फॉर लॉन्गर टाइम. Sometimes it exists for a few seconds, whereas DNA can persist for life of the cell. इसीलिए हम DNA को प्रेफर करते हैं. समटाइम्स ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा. तो सेंट्रल डॉगमा यही है कि डीएनए जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए जो है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन बनाता है. तो ये चीज़ जो है वो डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में जो चलता आ रहा है, दैट इज सेंट्रल डॉगमा. 3 different RNA molecules involved in protein synthesis, जो कि मैसेंजर RNA है, ट्रांसफर रिबोसोमल RNA है और ट्रांसफर RNA है. ट्रांसक्रिप्शन में RNA सिंथेसिस जो है वो DNA से होती है. ठीक हो गया. ये नॉर्मल प्रोसेस है जो हमने बात की कि DNA की रेप्लिकेशन के अंदर ये लीडिंग स्टैंड टेम्पलेट का है 3 to 5 और ये 5 to 3. ये कॉम्प्लीमेंट्री इसका जो बनेगा वो ये वाला है. ये अगर आपको ये देखें DNA पोलीमरेज एंजाइम है. ठीक हो गया. ये लीडिंग स्टैंड है, ये लैगिंग स्टैंड का टेम्पलेट हो गया. ये आपके जो नए फ्रेगमेंट्स बनेंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं. ये प्राइमेज है जो कि मेकिंग प्राइमर आगे उसको अटैच करता है और प्राइमर बनाता है. प्राइमर बेसिकली हमने कहा कि वो जो सेगमेंट रिपीट होना है वो हमें प्राइमेज ने हमें एज अ प्राइमर देना है. उसी की बेस पे जो है वही बेस पेयर्स जो हैं वो रिपीट होते जाएंगे और न्यू जो है वो स्टैंड बनेगा. ठीक हो गया. ये आपको थोड़ा सा ये पेरेंट डीएनए है और उसके बाद ये फिर जब यहाँ से ये अनवाइंड हुआ और उसके बाद ये नए सेगमेंट बन रहे हैं. हो गया. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट कट्स द डीएनए इनटू स्पेसिफिक सीक्वेंस, जो कि रिकॉग्नाइज करेगा, बाइंड करेगा 6 से 8 न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रेच को. हमने कल बात की थी कि रिस्ट्रिक्शन साइड बेसिकली वो साइड है जो हमारी साइड ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे हमने उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने एक्ट करवाना है और उस साइट को हमने स्पेसिफिक साइट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ से कट करवाना है. ये स्टिकी एंड्स बन गए. लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा साइड ऑफ इंटरेस्ट था. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने वहाँ पे एक्ट किया और इस साइड को हमने कट कर लिया. ये हमारे पास सेगमेंट आ गया AATTC और इसी तरह यहाँ पर जो था CTTAA और G. ये इसका ये स्टिकी एंड हो गया, ये इसका ये स्टिकी एंड हो गया. तो ये सेगमेंट हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू कट किया. DNA मॉलिक्यूल विद टारगेट सीक्वेंस टू कॉपीड हिटेड और डीजनरेट. बेसिकली ये अगर आप देखें 5 to 3 और 3 to 5 ये टारगेट सीक्वेंस है. ये प्राइमर ने एक्ट किया, प्राइमेज ने एक्ट किया और एज अ प्राइमर हमने न्यू सीक्वेंस यहाँ लगाया. ये न्यू स्ट्रैंड्स DNA के बने. ठीक हो गया. यहाँ से ये रेप्लिकेट होके हमने बात की कि वो एक्सपोनेंशियल नंबर से जो है वो रेप्लिकेशन इनकी होती है. ये DNA के न्यू स्टैंडर्ड बने. फिर यहाँ से आया, सॉरी ये देखें, ये न्यू DNA का स्टैंड बना. फिर अगेन न्यू स्टैंड के ऊपर अगेन प्राइमर जो है वो एक्ट किया. न्यू से यहाँ से 2 बने, फिर इससे बाद और प्राइमर यहाँ लगाएंगे, उससे 2 और बनेंगे. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा. PCR बेसिकली यही है कि हमारा जो एक सिंगल सेल ऑफ DNA है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो रिपीट होता है और वो एम्पलीफाई होता है. PCR एम्पलीफिकेशन साइकिल जो है वो यही है कि ईच PCR साइकिल रिक्वायर्स 3 टेम्परेचर स्टेप्स to complete one round of DNA synthesis. Before cycle 1 can be initiated, the double stranded DNA target needs to heat
denatured to provide a single standard region for primer annealing. हमें 3 टेम्परेचर्स चाहिए डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। पहला हमें जो है रिएक्शन हमें चाहिए, जो टेम्परेचर हमने प्रोवाइड करना है वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद हमने एनीलिंग टेम्परेचर हमने थोड़ा सा उसको ठंडा करना है, टेम्परेचर लो डाउन करना है जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है। और देन उसके बाद अगेन जो डीएनए की सिंथेसिस है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। ठीक है, तो ये 3 टेम्परेचर हैं बेसिकली। टेम्परेचर प्रोफाइल पीसीआर साइकिल के लिए जो थर्मल साइकिल प्रोग्राम है वो इसी तरह कंट्रोल है कि सबसे पहले हमने टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टेम्परेचर जो जहाँ पे डी नेचर करना होता है उसको स्ट्रैंड जो है वहाँ पे वो ब्रेक होगा। और उसके बाद प्राइमर हमने प्रोवाइड करने हैं एनीलिंग टेम्परेचर के ऊपर जो कि ऑलमोस्ट 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 55 टू 65 वेरी करता है, हर प्राइमर के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन यूजुअली इसकी रेंज जो है वो 50 टू 65 के दरमियान में होती है। तो ये एनीलिंग टेम्परेचर है। और उसके बाद जो है प्राइमर हमने प्रोवाइड कर दिए, प्राइमर ने लगना शुरू किया। जो बेस पेयर्स का छोटा प्राइमर है जैसे ही वो लगेगा उसके बाद जो है वो डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होगी। जो डीएनए हमने हमारा डीएनए इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्शन साइट से उतरा, प्राइमर ऐड हुए और उसके बाद एम्पलीफाई होके जो हमें नया डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, तो वो सिंथेसिस हुई ऑलमोस्ट 70 के अराउंड टेम्परेचर पे, जो कि 70 से लेके 75 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। तो ये डीएनए की सिंथेसिस होगी। तो ये 2 साइकिल्स में बेसिकली कंप्लीट होता है। एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन यही है कि साइकिल 1 में जो है वो हमने कहा था कि 1/2 जो है वो 2 कॉपीज बनेंगी। तो 2 में जो है वो 4 साइकिल्स जो है उसमें 16, 10 में इतनी, 15 में इतनी, 20 में इतनी और 30 में जो है वो इतनी, बिलियंस में जो है वो इसकी एक्सपोनेंशियल कॉपीज जो है वो बनना शुरू होंगी। ये अगर आप देखें तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से एक पिक्चर लीजिए कि किस तरह बाद में हमने एनालाइज कैसे करना है। ये बेसिकली जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है, जेल डॉक के नाम से कहलाता है कि अब हमने विजुलाइज कैसे करना है। अब हमने पीसीआर तो लगा लिया, पीसीआर लगाने के बाद हमने उसको देखना कैसे है कि हमें पता लगे डीएनए जो है। मेन हमारा इंटरेस्ट तो यही है कि हम उसको विजुलाइज करें, क्योंकि जब हमने लाइक किसी क्राइम सीन से भी डीएनए किया, हम आइडेंटिफिकेशन के लिए या किसी भी पर्पस के लिए जब हम डीएनए करें तो अब हमारा मेन जो ये होगा कि हमने उसका एनालिसिस कैसे करना है। तो एनालिसिस के लिए ये जेल डॉक सिस्टम होता है, जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था, ठीक हो गया, ये बिल्कुल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला ही है कि ये वाटर कंटेनर है, इसके अंदर जेल लगाई जाती है। गोरोज जेल जो है वो उसके अंदर डिफरेंट वेल्व्स क्रिएट किए जाते हैं इस जेल्स के ऊपर, ठीक है। और इन वेल्व्स के अंदर जो है वो डीएनए के सैंपल्स जो हैं, सस्पेक्ट का, कंट्रोल सैंपल, नॉर्मल सैंपल, वो सैंपल जो है वो लोड किए जाते हैं विद आयोडीन डाई। उन डीएनए सैंपल के अंदर हम आयोडीन डाई को जो है वो कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, इलेक्ट्रोड इसके साथ कनेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोड कनेक्ट होकर जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक हो गया। ये अगर आपको देखें तो ये वायर के साथ ये कनेक्ट है, ठीक है। जैसे इसका स्विच ऑन करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑन होगी। जो डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव ट्रैवल करेंगे, ठीक हो गया। तो हर डिफरेंट जो डीएनए का सैंपल है वो डिफरेंट स्पीड से जो है वो ट्रैवल करता है। यही वाली जो इनका जहाँ जहाँ से ट्रैवल करता है, क्योंकि इसके अंदर हमने आयोडीन डाई जो है वो इंजेक्ट की है, तो वो ये पीछे इस तरह के जो है वो मार्क्स अपने जो है वो शो करता है। तो यही बेसिकली डीएनए की डिटेक्शन है। उसके बाद हम इसको जो है हम कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम है जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, ठीक हो गया। हम इसको विजुलाइज करते हैं और इसकी जो है वो पिक्चर ले लेते हैं। ये जो आएगी वो इस तरह के बैंड्स की फॉर्म में आएगी। तो ये हमने डिफरेंट जो है उस जेल की जो पिक्चर हमने ली, ये ब्लड स्टेन थे, ये डिफरेंट जो है वो लोगों के हैं। लाइक हमने कहा कि सस्पेक्ट ये बॉब था, सू था, जॉन था, लीजा उसके सैंपल हैं। तो हमने उसको मैच करना है कि कौन सा सैंपल जो है वो किसके साथ जो है वो मैच कर रहा है। तो ये मैचिंग बैंड्स की बेसिकली डीएनए के डिफरेंट बैंड जो हैं वो हम मैच करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हमने बात की थी कि जेल विद डिफरेंट साइज, तो एगरोज या एक्समाइड जेल जो है वो कॉमन मटेरियल है। डीएनए को हमने लोड करेंगे सैंपल को
run करेंगे electric current through the gel, DNA moves due to the negative charge, smaller band runs faster, sequence repeats की हमने बात की थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीएनए के सीक्वेंस जो हैं वो रिपीटेड, जो पोलीमॉर्फिज्म या शॉर्ट सेगमेंट डीएनए के हैं वो रिपीट होते हैं few thousands of times and they are found at a specific location in a human DNA. These are many types of repeat polymorphism. तो वो polymorphism कौन कौन से हैं, तो वो polymorphism जो हैं वो VNTRs हो सकते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। इसके अलावा एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म ये हो सकता है, STRs हो सकते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स हो सकती हैं। इसके अलावा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हो सकते हैं। तो VNTRs क्या सही चीज़ें हैं, ये रिपीट्स 80 बेस पेयर्स के रिपीट्स हैं जो आपके न्यूक्लियोटाइड के सेगमेंट्स हैं, रिपीट्स हैं। तो ये 90 to 80 बेस पेयर्स की रेपिटेशन हो रही होती है आपकी बॉडी में क्रोमोसोम्स के ऊपर। टोटल इनकी लेंथ 500 to 23,000 बेस पेयर्स हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं ड्यू टू लेंथ और रिपीट्स। टेस्टिंग इसकी एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है और डिग्रेड हो सकते हैं, ओल्डर सैंपल में इनकी डिग्रेडेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म ये रिपीट्स 8 to 16 बेस पेयर्स के हैं, ये शॉर्टर और लेस ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन है और ये फोरेंसिक एनालिसिस के लिए यूज़ सबसे पहले किए गए थे। शॉर्ट टेंडम रिपीट्स ये रिपीट्स 2 to 7 बेस पेयर्स के रिपीट्स हैं, इनकी टोटल लेंथ 100 to 400 बेस पेयर्स हैं, शॉर्टर है, yet thereby less susceptible to breakage. Their loci are current standard in forensic laboratory analysis. ये ideal size है short tandem repeats का for PCR amplification की। इसके अलावा SNPs हैं जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म सिंगल बेस चेंज है, जो कि म्यूटेशन में हमने कहा कि A की जगह C आ गया और C की जगह G आ गया, जिसकी वजह से वो टोटली जो है वो प्रोटीन चेंज हो गई, जो कि SNP कहलाता है। नॉट कॉमनली यूजफुल फॉर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, कैन बी पोटेंशियली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश आइडेंटिकल ट्विन्स। फिर हमने बात की थी कि पीसीआर जो है वो एम्पलीफाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। पीसीआर का मतलब ही ये पोलीमरेज चेन रिएक्शन, ये परफॉर्म होता है सिंगल डीएनए सेल के ऊपर। हम कहाँ से कोई भी डीएनए सेल, हम कोई सीक्रेट बात लिक स्टैम्प रूट ऑफ सिंगल हेयर वर्ल्स जो हेयर है उसकी रूट से हम ले सकते हैं, ब्लड के ड्रॉप से हम जो है वो डीएनए का एक सेल ले सकते हैं। एम्पलीफाइड डीएनए जो है वो यूज क्यों होता है, सस्पेक्ट या विक्टिम को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमिन द इंडिविजुअल सेक्स, डिटरमिन द स्पीशीज, ये सारे इसके यूजेस हैं। पीसीआर की एम्पलीफिकेशन जो है वो हम कैसे करते हैं, स्टेप इसमें हमने क्या इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले हमने आइसोलेट करना होता है रिपीटिंग लोकाई फ्रॉम द पर्सनस डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमने कहा कि हमने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो साइट है हमने वो सेलेक्ट कर ली है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हमने एक्ट करवाएंगे, उसको कट कर देना है रिस्ट्रिक्शन साइट के ऊपर। उसके बाद हमने सेकंड हमारा काम होता है, सेकंड स्टेप है कि हमने प्राइमर डिज़ाइन करवाने हैं। डिज़ाइन प्राइमर्स शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ सिंथेटिक डीएनए। बेसिकली हमने कहा कि एक प्राइमर जो है वो एक हमारे कमर्शियली प्रिपेयर करवाए जाते हैं सिंथेटिक डीएनए से, जो कि शॉर्ट सेगमेंट्स हैं। लाइक हमने कहा कि हम इतनी सी जगह पे प्राइमर लगवाएंगे, ये तो हमारी रिस्ट्रिक्शन साइट थी, और प्राइमर हमने इसी में से इतने का GATC इतना जो है हमने एज अ प्राइमर जो है वो यूज़ किया। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए ऑन आइदर साइड ऑफ द VNTR रीजन्स। ठीक हो गया। हमने कहा कि VNTR जो है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, हमने कहा था वो पीसीआर के लिए बेस्ट जो है वो यूज़ होते हैं, तो इसलिए हमने VNTR रीजन्स को बेस पेयर्स की बेस पे है कि 9 to 16 बेस पेयर वाले को VNTR कहते हैं। ये हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट साइज था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। थर्ड स्टेप है ऐड वॉस्ट एक्सेस ऑफ द प्राइमर एंड हीट मिक्सचर टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस कॉजेज डीएनए स्ट्रैंड टू सेपरेट बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेसेस। बेसिकली हमने हीट प्रोवाइड ही इसलिए करनी होती है कि जो नाइट्रोजनस बेस के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड ब्रेक हो थ्रू हीट, जो है बाय प्रोवाइडिंग हीट वो बॉन्ड जो है वो हीट से ब्रेक होगा। कूल करेंगे, उसके बाद 15 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे टेम्परेचर लाएंगे, कूल करेंगे। प्राइमर जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड को अनील करेंगे टू कम्प्लीमेंट्री स्टैंड। यहाँ पे हमने कहा कि ये प्राइमर था हमारा, ये कमर्शियली प्रिपेयर TGGCCAC। ठीक हो गया। ये बेसिस हैं, थायमीन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, ये हमारा प्राइमर था। ठीक हो गया। ये हमने जो है वो हमने प्राइमर प्रोवाइड किया एनीलिंग टेम्परेचर के ऊपर कि अब जो है न्यू डीएनए की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो। ऐड डीएनए पॉलीमरेज एंड ऑल 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड
These polymerase enzyme used in DNA replication will fill in the rest of the two strands. साथ ही हमने DNA polymerase enzyme जो है वो basically as a reagent के तौर पे हमने इसको ऐड करेंगे DNA polymerase को, ताकि वो इसकी DNA की रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो। ठीक हो गया। ये अगर आप देखें तो डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होना शुरू हुआ सेम सेगमेंट में जो है। जैसे हमने कहा कि नॉर्मल, हमने पहले इसीलिए नॉर्मल बात कर ली थी कि नॉर्मली जो जैसे डीएनए की रेप्लिकेशन है पीसीआर में बिल्कुल वैसे ही रेप्लिकेशन होनी है। उसी तरह दोनों ऑपोजिट स्टैंड से जो है 3 to 5 और 5 to 3 उसी तरह जो है वो डीएनए रेप्लिकेट करेगा। Now you have two identical copies of DNA. You start with repeat steps, heat the break hydrogen bonds, cool or anneal, and more primer, still the vast excess, allow DNA polymerase to fill in the remaining strand. 2 strands of DNA becomes 4 और उसके बाद 4 से जो है वो 4 का एक्सपोनेंशियल नंबर जो है वो फिर 16 और फर्दर जो है वो बढ़ता जाएगा। PCR basically originally DNA polymerase would have to be added between each heating step because it would fall apart at 75 degree centigrade. Now enzyme called टैक डीएनए पोलीमरेज, ठीक है, कि एंजाइम है जो टैक डीएनए पोलीमरेज कहलाता है, वो हम बेसिकली ऐड करते हैं। दिस इज वेरी स्टेबल एंजाइम जो कि आइसोलेट हुआ है बैक्टीरिया लिविंग इन अ थर्मल वेंट इन एन ओशन अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डीएनए पॉलीमरेज का टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है हम ऐड करते हैं। ये कमर्शियली हमें एक इन द फॉर्म ऑफ रिएजेंट हमें ये टैग डीएनए पॉलीमरेज मिलता है, जिस जो हमने पीसीआर में ऐड करना होता है। ये आइसोलेट किया गया है एक ऐसे बैक्टीरिया से जो कि थर्मल वेंट में 95 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। एंड जस्ट 32 राउंड्स ऑफ पीसीआर, जो 32 साइकिल्स हमने पीसीआर की लगानी है, 1 कॉपी ऑफ डीएनए बिकम्स, एक जो डीएनए की कॉपी है वो 4.2 बिलियन कॉपीज में चेंज हो जाएगा। दिस वुड टेक्स अबाउट 3 आवर्स टू परफॉर्म इन लैब। और इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो इस 32 साइकिल्स का, पीसीआर की साइकिल्स का जो है वो कंप्लीट होता है 3 घंटों में। 3 आवर्स ऑलमोस्ट लगते हैं टू परफॉर्म इन द लैब। अच्छा, दूसरा ये कि अभी आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी, आप लोग कोई भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चाहे डीएनए रेप्लिकेशंस की और पीसीआर की एनिमेटेड वीडियोस बहुत सारी हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा उसका बन जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी जो है वो इस तरह की बातें हैं कि उनको समझना बड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन आप एक दफ़ा विजुलाइज़ अगर कर लें उसको एनिमेटेड फॉर्म में, अगर आप देख लें वीडियो की फॉर्म में इसको देख लें, तो आपको फिर ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। तो इसलिए फिर आप कोई किसी भी लिंक में यूट्यूब पे ढेरों वीडियो पड़ी हुई हैं एनिमेटेड वीडियोस, तो आपको डीएनए की रेप्लिकेशन की, नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन एंड पीसीआर, ये 2 चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या चीज़ है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली यही सारी चीज़ है, यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बाय देयर रिपीट रीजन्स, यूजुअली जो एसटीआर रीजन्स हैं, शॉर्ट रैंडम रिपीट्स हैं। इसके स्टेप्स क्या है इन्वॉल्व? इसके स्टेप्स आइसोलेट और एम्पलीफाई डीएनए इफ नीडेड, डीएनए इज क्लीव्ड इनटू अ स्मॉलर पीसेस विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए इज सेपरेटेड विद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद हमने जेल के ऊपर, ये सिंपल डीएनए का अगर आपको अक्सर आ जाता होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर शॉर्ट नोट, पर्सनल आईडी के साथ भी ये क्वेश्चन आ जाता होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या चीज़ है, ठीक है। अक्सर बच्चे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इतना ये कंफ्यूज करते हैं कि इसके साथ जो है वो डेक्टाइलोग्राफी फिंगरप्रिंटिंग वाला वो लिखना शुरू करते हैं, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ नॉट डेक्टाइलोग्राफी फिंगरप्रिंटिंग। डेक्टाइलोग्राफी फिंगरप्रिंटिंग अलग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो बेसिकली ये डीएनए का प्रोसेस है जिसमें आपने लिखना है कि हमने आइसोलेट करना है डीएनए को। डीएनए का कोई सैंपल हमने कहीं से भी, चाहे स्पर्म्स हो या लाइक आपको ये स्पर्म्स दिखाए हुए हैं, स्पर्म हो, कोई भी नेल से, वेल्स नेल से है, थ्रू बोन है, ब्लड से है, ठीक हो गया। ब्लड से हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ब्लड से इटसेल्फ जो है हम डीएनए को जो है आइसोलेट हम कैसे कर सकते हैं कि हमने ब्लड में से पहले हमने जो आपके आरबीसीज हैं उनको वॉश आउट करना है, क्योंकि आरबीसीज दे आर ए न्यूक्लिएटेड, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जहाँ न्यूक्लियस नहीं है वहाँ डीएनए नहीं है, तो हमें उसमें से आरबीसीज को वॉश आउट करना है टोटल ब्लड में से। देन हमें उस ब्लड में से प्लाज्मा को भी वॉश आउट करना है। हमें सिर्फ डब्ल्यूबीसीज चाहिए बिकॉज दे आर न्यूक्लिएटेड। डब्ल्यूबीसीज में से हमें न्यूक्लियस को अलग करेंगे, उस न्यूक्लियस में से हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो एक पूरा प्रोसेस है, प्रोटोकॉल के थ्रू हम वो पहले फॉलो करेंगे। जब हमारे पास डीएनए आ जाएगा, डीएनए का एक सेल
तब हम उसको एम्पलीफाई करेंगे। एक्सट्रैक्ट कर लिया डीएनए को, जैसे ये पिक्चर है, फिर हमने क्लीव करना है डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ये हमने उसको क्लीव किया, रिस्ट्रिक्शन जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। उसके बाद फिर हमने उसकी कॉपी, स्मॉल पीसेस हमने बनाए और डीएनए को सेपरेट किया और हमने उसको एम्पलीफाई किया और उसको विजुलाइज करेंगे बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, और इस तरह इसकी बैंड्स की फॉर्म में। तो ये अगर आप थोड़ा सा 4-5 स्टेप्स बना के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अगर आपको शॉर्ट नोट आता है तो आप इसको इस तरह मेंशन कर सकते हैं। डीएनए ट्रांसफ़र करेंगे नायलॉन मेम्ब्रेन, जो सॉदर्न ब्लॉटिंग है। अच्छा, अब ये सॉदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है वो अब नहीं होती, ये ओल्ड मेथड से अब जो है वो जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम जो मैंने आपको दिखाया था कि वो जो कंप्यूटर पे आप उसको कंप्यूटर से थ्रू विजुलाइज करते हैं, ठीक है। पहले ये इस तरह की एक्सरे फिल्म की फॉर्म में और ये इस तरह आता था, जो सॉदर्न ब्लॉट टेक्निक्स थी। अब ये ऑब्सोलीट हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पहले ये वाली यूज़ होती थी। रेडियो एक्टिव प्राइमर इज़ डिज़ाइन दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू यूनिक रीजन, जो कि आपके STRs हो सकते हैं रीजन। Add this to the nylon membrane containing DNA, wash off excess primer and hold nylon up to the photographic plate to expose. This pattern will be unique to the individual. वो हर पैटर्न जो है वो हर पैटर्न जो है वो यूनिक होगा, जितने भी DNA सैंपल्स होंगे उनका डिफरेंट होगा। Clearly suspect one is match, ठीक हो गया। ये इसी तरह विक्टिम का हमने डीएनए का वो बैंड्स आ रहे हैं, ये स्पेसिमेन और ये सस्पेक्ट, 1 2 3 3 सस्पेक्ट लोगों को हैं, ठीक हो गया। एक ये सस्पेक्ट है, ये है और ये है। अब हमने इन 3 सस्पेक्ट के तीनों के सस्पेक्ट के डिफरेंट सैंपल्स हैं हमारे पास, इसका, इसका और इसका, ठीक हो गया। अब हमने देखना है, अब हमने मैचिंग करनी है इसी तरह के, ये स्पेसिमेन था, ये विक्टिम है, तो किसके साथ जो है वो कौन सा बैंड मैच कर रहा है। अब हम यूं इसको मैच करेंगे। ये बेसिकली सॉरी ये बेसिकली क्या है कि ओल्ड मेथड है, ये वही वाला, ये सॉदर्न ब्लॉटिंग है जो कि नायलॉन हमने कहा कि उसके ऊपर इस तरह के वो होते हैं। अब जो सिस्टम है वो जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है, वो बहुत एडवांस सिस्टम है। उसको हमें करने की उस पर हमें इस तरह मैचिंग करने की और देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सा बैंड किसके साथ मैच कर रहा है। हाँ, ये वाला सस्पेक्ट नंबर 1 के साथ इसका एग्जैक्ट बैंड आ रहा है, इसका इसके साथ मैच हो रहा है, इसका। अगर आप देखें जाए, ये सस्पेक्ट 1 और ये स्पेसिमेन का एग्जैक्ट जो है वो पैटर्न जो है बैंडिंग सेम आ रही है। पर अब जो टेक्निक यूज़ होती है सॉदर्न ब्लॉटिंग अब यूज़ नहीं होती। अब जो यूज़ होती है वो है आपकी, एक सेकेंड में आप लोगों को लास्ट कौन सी स्लाइड थी जिसमें हमने ये बेसिकली जो है जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है। ये बहुत एडवांस मेथड है। इसको ये कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के साथ ही एक डिस्क, एक अपरेटस दिया जाता है कंप्यूटर के मॉनिटर पे, ये विजुलाइज होता है इसी तरह। और उसके अंदर हम इसको जो हमारे पास जेल की पिक्चर आई, हम उस जेल को ही हम जस्ट जैसे फ्लॉपी डालते हैं ना कंप्यूटर के, उसके अंदर हमने एक जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, जेल डॉक कहलाता है, उस अपरेटस के अंदर हमने एज अ फ्लॉपी जो है उस जेल को हमने डाल दिया और उसकी पिक्चर मॉनिटर पे इस तरह शो हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसका सिस्टम ही है, सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसके अंदर। अब जो टेक्निक है, ये रिसेंट वाली मैं आपको बता रही हूँ, वो जो पहले वाले थे वो बैंड्स वो पहले किए जाते थे, लेकिन अब बहुत एडवांसमेंट्स आ गई हैं। तो अब क्या करते हैं कि जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है, वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ही हैं, आपने जस्ट क्लिक करना होता है, ये आपको टोटल इवन जो है वो बेस पेयर्स के फॉर्म में बताता है कि इतने बेस पेयर्स की जो है वो 9 to 16 बेस पेयर्स इसके साथ मैच हो रहे हैं, इतने बेस पेयर्स इसके साथ मैच हो रहे हैं, इसका बैंड जो है वो 0.1 सेंटीमीटर इससे दूर है, इसका इसके साथ मैच हो रहा है, इसके साथ मैच हो रहा है, सस्पेक्ट 1 2 3, मतलब वो सारी डिटेलिंग जो है वो मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके आपको जो है वो फार्मूला वगैरह लगा के वो इवन जो है वो आपको बता देता है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो ये जो जेल डॉक्यूमेंटेशन, जेल डॉक सिस्टम है, ये अब एडवांस मेथड है। तो आपको जस्ट एक क्लिक पे जो है वो सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो आप बता सकते हैं कि फलाना सैंपल जो है, सैंपल नंबर ये 1 2 3 जो है वो इसके साथ मैच हो रहा है, विक्टिम के वाले के साथ, ये सस्पेक्ट नंबर 2 जो है वो उसके साथ मैच हो रहा है। तो वो आपको
बहुत आसानी हो जाएगी, बजाय ये कि आप एक एक बैंड को देखें कौन सा बैंड किसके साथ मैच हो रहा है, कौन सा किसके साथ नहीं हो रहा। तो ये जो है वो अब ज़्यादा एडवांस मेथड जेल डॉक सिस्टम है। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, पहले जो है वो इस तरह ये होता है, क्लियरली सस्पेक्ट वन इज मैच इफ ऑल एसटीआर रीजन्स आर कंसीडर्ड देयर इज 1 in 3.4 बिलियन चांस ऑफ एरर। ठीक हो गया, अगर अगर सारे एस को हम सब एस रीजन को कंसीडर करें, एस रीजन में जैसे जितने बेस पेयर्स थे अगर हम सबको कंसीडर करें तो बहुत ज़्यादा बिलियंस में चांसेस हैं एरर के। दिस मीन्स देयर मे बी वन अदर person on the planet that would be too similar to tell the difference. If all other satellite regions are also considered, the chance of error also go away. 1 in ये ट्रिलियंस एंड बिलियंस में जो है वो एरर जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ पीसीआर जो है वो आप लोगों को आइडिया काफ़ी हो गया होगा इससे रिलेटेड चीज़ों का। ठीक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा हम लोग इसलिए कर लें क्योंकि हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का बात की थी कि 2 तरह के डीएनए हैं, एक क्रोमोसोमल या न्यूक्लियर डीएनए है और दूसरा जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है जो कि ओनली मैटरनल डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स हैं, अंदर जो हैं वो सिस्टर्नीज हैं। ठीक हो गया, सिस्टर्नीज ये अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें सराउंडेड बाय अ 2 मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, डबल मेम्ब्रेन से ये होंगी और इसके अंदर जो है इनके न्यूक्लियस होते हैं जिसके अंदर इनका डीएनए मौजूद होता है। साइट ऑफ बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि एटीपी प्रोडक्शन, ये बेसिकली हमारा जो है पावर हाउस है वो होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए हमारा एनर्जी प्रोवाइड करने का बेसिक जो यूनिट है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। सिस्टर्नीज होल्ड द एंजाइम that catalyze the biochemical reaction of nutrients that contain their own circular DNA inherited from mother। सब जो है वो इनके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है जो कि मदर से इनहेरिट हुआ होता है। Number varies from a few hundred to a 10,000 depending upon the cell's activity level। इसका नंबर जो है वो वेरी करता है 1000 से लेके कुछ 100 से लेके 1000 टेंस ऑफ थाउजेंड्स के ऊपर, जो कि कितना सेल एक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया जो सेलुलर ऑर्गेनेली है विच प्रोड्यूस एनर्जी टू द सेल इनहेरिटेड फ्रॉम मदर ओनली। सबसे इसकी खास बात ये है कि मदर से मैटरनल जो है ये डीएनए है, मदर से इनहेरिट हुआ है, फादर का इसमें कोई रोल नहीं है। एडवांटेज मोर सेंसिटिव है, लेस डीएनए नीडेड, डिग्रेड स्लोअर देन द न्यूक्लियर डीएनए। अच्छा, एक और अगर हम बात करें थ्रू रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से या और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या हमने बात की थी कि आरएनए कि वो लेस स्टेबल है और जो है वो उसकी डिग्रेडेशन जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। न्यूक्लियर डीएनए हम आरएनए को प्रेफर नहीं करते, डीएनए को हम हमेशा प्रेफर करेंगे। डीएनए से ही जो है वो सैंपल लिया जाए, डीएनए को ही रिसर्च के लिए यूज़ किया जाए, डीएनए को ही आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाए। लेकिन डीएनए से भी, न्यूक्लियर डीएनए से भी ज़्यादा, हमने डीएनए की भी हमने बात की थी कि आगे 2 टाइप्स हैं, एक मैटरनल डीएनए है और एक आपका न्यूक्लियर डीएनए। तो अब जो मैटरनल डीएनए की बात करें तो वो और ज़्यादा उसका एडवांटेज ये है कि अगर हम मैटरनल डीएनए से हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या उसको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो डिग्रेड और ज़्यादा स्लोली होता है देन द न्यूक्लियर डीएनए। तो इसलिए ये ज़्यादा जो है वो अच्छा हेल्पफुल है, ज़्यादा सेंसिटिव है और थोड़ा डीएनए जो है वो हमें लेस डीएनए जो है वो नीडेड होगा। can be used in cases where nuclear DNA cannot can't taken, like hair without roots, skeletal remains। हम like हमें कहा कि कोई हमने हेयर से डीएनए है, समटाइम्स हम हेयर का सैंपल ले लेते हैं लेकिन वो ऑब्वियसली हेयर एवर्ज हेयर या हेयर बल्ब ऑफ हेयर नहीं आया, तो हेयर के सिर्फ बल्ब में या उसकी रूट में ही डीएनए मौजूद होगा। बाकी हेयर की अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो हेयर की शाफ्ट में, उसके कॉर्टेक्स मेडल्ला में कोई डीएनए का कुछ पार्ट नहीं होता, तो वो हेयर हमारे लिए यूजलेस है, तो उसमें से हम न्यूक्लियर डीएनए नहीं ले सकते।
ठीक है। इसी तरह स्केलेटल रिमेन्स हैं, उसके सेल्स हैं, ठीक हो गया, तो वहाँ से हम नहीं ले सकते। तो ये जबकि इसमें जो है हम विदाउट रूट भी अगर हमारे पास हेयर आ रहा है तो हम उसमें से विदाउट रूट वाले में से भी हमारे लिए ये फिजिबल होगा। स्केलेटल रिमेन से हम वो माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सट्रैक्ट करके उसके न्यूक्लियस में से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये जो है वो उसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज इसके हैं, एडवांटेजेस के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ऑल पीपल ऑफ द सेम मैटरनल लाइन विल बी इनडिस्टिंग्विशेबल, लेस डिस्क्रिमिनेटरी है, मोर वर्क, मोर टाइम कंज्यूमिंग, मोर कॉस्टली, ज़्यादा इसमें टाइम भी लगता है इसके प्रोसेस को करने में, कॉस्टली भी ज़्यादा है, टाइम काम का बर्डन भी ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली लैब रिएजेंट्स जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूक्लियर डीएनए से ज़्यादा जो है वो हमें ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है कोडिस, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम। ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये एक नेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है जो कि एफबीआई वालों ने डेवलप किया हुआ है। कोडिस कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम, वाइवा में अक्सर पूछ लिया जाता है व्हाट इज कोडिस। तो ये एब्रीवेट है कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम का, जो कि एफबीआई वालों ने क्रिएट किया हुआ है, बनाया हुआ है, नेशनल सॉफ्टवेयर है। ये डिस्ट्रीब्यूट किया है टू द लोकल स्टेट एंड नेशनल क्राइम लैब्स। ऑल 50 states like mandate inclusion of DNA fingerprints if available from violent and sexually motivated crime, mostly a database of STR regions। usually हमारे जो STR regions हैं, STR जो शॉर्ट टेंडम रिपीट्स हैं, उन रीजन्स को मिला के हमने ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ है। Thousands of matches have led to capture of the criminals that otherwise would have been caught. This has led numerous people to suggest a national DNA database that would include only polymorphism information. Commercially available software that enables researchers to integrate different types of DNA profiling data for forensic application। FBI जो combined DNA index system है, CORDIS, shares DNA profile electronically among local, state and federal crime laboratories. More than 3 million DNA profiles are stored, and they are searching CORDIS for DNA profile that led to more than 20,000 cold hits. Identify a suspect from DNA alone। CORDIS use 13 STRs, बेसिकली 13 जो हैं वो डिफरेंट जो है STRs को ये यूज़ करता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द टू इंडिविजुअल्स हैव द सेम 13 STR मार्कर्स बाय चांस इन 1 in 250 trillions। Therefore, identity of all 13 STR is a virtual match, but just one mismatch disapprove the identity। ठीक हो गया। ये बहुत ज़रूरी है कोडिस सिस्टम जो है, क्योंकि कोडिस सिस्टम के थ्रू जो है वो डाटाबेस एस्टेब्लिश हुआ हुआ है बाहर। तो अमेरिका में ये कोडिस सिस्टम है कि अगर कोई भी क्राइम होता है तो इन्होंने बहुत सारों अपने पॉपुलेशन का जो है वो डाटा जो है वो डीएनए का डाटा जो है वो एसटीआर की बेस पे उन्होंने उनके सैंपल्स जो हैं वो स्टोर किए हुए हैं। तो वो उस क्रिमिनल्स को उसके थ्रू जो है वो ट्रेस आउट करना बहुत जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो बस हमारा यहाँ तक ये ख़त्म हो गया लेक्चर, और इंशाल्लाह अब ये आप लोगों का डीएनए कंप्लीट हो गया। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट था। अगर हम देखें डीएनए के अगर हम एडवांसमेंट फोरेंसिक के एडवांसमेंट के उस पर बात करें, और मैंने आपको बात किया, वैसे तो कोई पूछता नहीं है डीएनए से, ना ही लास्ट टाइम तो बल्कि बच्चे जो हैं बहुत सारे कह रहे थे कि नहीं इसमें से तो कुछ भी नहीं आता, हम तो इसको चॉइस पे छोड़ रहे हैं। हमारे सीनियर्स ने तो कहा है कि इसको पढ़े ही ना, इसमें ये तो यूएचएस की गाइडलाइन में भी नहीं है, ना सीरोलॉजी है, ना ये इस किस्म का कोई टॉपिक है हमारी गाइडलाइन में। लेकिन अगर आप देखें, मैं आपको लास्ट एग्जामिनर वो एक्सटर्नल जो आया था, एग्ज़ाम लेने आया था, वो पूछ ही यही एडवांसमेंट्स वाली चीज़ें रहा था। वो बच्चे जो हैं वो बहुत सारे जो जटी रटाई चीज़ें जो बस जी थैनाटोलॉजी में से ऑटोप्सी की डेफिनेशन एक दो सेक्शन पूछ लेंगे, वो ये वाली चीज़ें नहीं पूछ रहा था। ठीक है, वो भी ज़रूरी है, लॉ वगैरह सारा कुछ ज़रूरी है, लेकिन अगर हम बात करें फोरेंसिक की एडवांसमेंट की चीज़ों के ऊपर कि क्या चीज़ एडवांसमेंट में आ रही है, डीएनए की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमेशा डीएनए ही हर चीज़ के लिए जो है वो रिलायबल टेस्ट बन गया है, तो डीएनए है क्या चीज़, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है।
कि क्या चीज़ है डीएनए, कैसे रेप्लिकेट करता है, कौन सा एंजाइम है, पीसीआर क्या चीज़ है। अब डीएनए का टेस्ट होता है तो पीसीआर के थ्रू होता है। पीसीआर में कौन कौन से टेम्परेचर हैं, किन 3 टेम्परेचर्स के ऊपर पीसीआर लगता है, क्या चीज़ होता है, प्राइमर क्या चीज़ है। तो ये वाली छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का। ये अक्सर पूछ ली जाती हैं, आगे आप लोगों के काम आएंगी। अभी भी अगर आप देखें तो पीसीआर का जो टेस्ट है, आप चाहे हेपेटाइटिस के लिए देखें, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्ट, इवन आपका पीसीआर के थ्रू ही ये कोविड का जो टेस्ट है वो भी पीसीआर के थ्रू किया जाता है। तो पीसीआर जो है, आप लोगों को पीसीआर के बारे में पता होना चाहिए, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितना कॉस्ट, कितनी कॉस्ट होगा, लैब किस तरह की चाहिए। और ठीक है, तो आप लोगों को सारा इस लेक्चर में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है, तो इसलिए ये लेक्चर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी था आप लोगों के लिए। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लोग देख लीजिएगा इसमें से आप लोगों ने कितना रिटेन कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे सारे टेम्परेचर्स और हर चीज़ वो हो, या एससीक्यूज़ भी कंफर्म है कि इनमें से इसी तरह पीसीआर का या डीएनए के रेप्लिकेशन का आए, लेकिन आपका नॉलेज जो है वो इसके बारे में जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपसे कोई भी पूछे इस चीज़ के बारे में तो आप बता दें। लेकिन एमसीक्यूज़ भी समटाइम्स आ जाते हैं, लाइक कोडेस के बारे में आ जाता है, क्या चीज़ है, डेटाबेस किस तरह का है, तो आरएनए क्यों, डीएनए क्यों प्रेफरेबल है, आरएनए क्यों नहीं है, इस ये चीज़ अक्सर पूछ ली जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की क्या सिग्निफिकेंस है, रिसर्च जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ऊपर ज़्यादा ऑथेंटिक होती है या न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर होती है। तो ये वाली चीज़ें इस तरह की पूछ ली जाती हैं। ठीक हो गया। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन आ जाता है। वो मैंने आप लोगों को कहा कि अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं इसको फिंगरप्रिंटिंग के साथ। हाँ, डीएनए का वर्ड आ गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डजंट मीन कि ये फिंगरप्रिंटिंग दूसरी वाली डेक्टाइलोग्राफी वाली फिंगरप्रिंटिंग है। आपने इसको प्लीज़ कंफ्यूज नहीं करना। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो डीएनए का पीसीआर वाली रेप्लिकेशन वाला मेथड है पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और इसमें से क्या आप लोगों का इम्पोर्टेंट बाकी जो है टेस्ट हैं जो कि लोगों ने प्रैक्टिकल में ऑलरेडी किए थे। ब्लड के टेस्ट हो गए, प्रिजम्पटिव कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक हो गया। साइवा के, सीमन के लास्ट टाइम जो टेस्ट हुए हुए थे, सीमन के डिटेक्शन के टेस्ट पूछे हुए थे, और इवन उसके साथ उनका पूछा हुआ था कि क्या मैकेनिज़्म है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आइडिया दे दिया था कि मैकेनिज़्म लाइक ब्लड वाले में तो है, तो हीम के साथ परऑक्सीडेज वाला रिएक्शन हो रहा है, एसिड फॉस्फेटेज वाला टेस्ट है, इसी तरह उसका टेस्ट है, माइक्रोस्कोपी है सीमेन के डिटेक्शन में, वो हम कैसे करते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। यूरिया का ये यूरिन के डिटेक्शन के टेस्ट है, स्लाइवा की डिटेक्शन के टेस्ट हैं। ये वाले सारे टेस्ट सर्ोलॉजी के टेस्ट हो गए, और बाकी दूसरा आपका ये डीएनए हो गया। डीएनए की इम्पॉर्टेंस पूछ जाती है, इसके किन किन केसेस में यूज़ होता है, सैंपल कौन कौन से, किन किन सैंपल्स से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये बड़ा कॉमन है, मैडम ज़ैनब को तो ये वाला क्वेश्चन वाइवा में वो हमेशा पूछते हैं कि कौन कौन से वो सैंपल हैं जो पीएफएस से लैब जो है वो भेजे जाते हैं डीएनए के लिए। तो वो कौन कौन से हैं, अगर वो लिविंग है तो आप ब्लड भेज सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ब्लड का बार बार मैंने 2-3 दफ़ा इस लेक्चर में आपको बता दिया कि ब्लड से डीएनए को डिटेक्शन जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। पूरा एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि उसमें से आरबीसीज जो हैं वो एन्यूक्लिएटेड हैं, हमें डब्ल्यूबीसीज के थ्रू जो है वो डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। डीएनए का एक्सट्रैक्शन का पूरा वो प्रोटोकॉल है ब्लड के थ्रू। ब्लड भी अगर हम ले रहे हैं लिविंग में से, तो हमने वो सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों जगह से हमने लेना है। और ब्लड के अलावा जो सैंपल लिए जा सकते हैं वो है एवल्स्ड हेयर है, नेल है, एवल्स्ड नेल हो गया, हेयर विद रूट हो गया, बोन, पीस ऑफ बोन ली जा सकती है, ठीक हो गया। तो ये वाले सारे सैंपल्स हैं जो कि हम यूजुअली जो डीएनए के एक्सट्रैक्शन डीएनए के लिए हम ले सकते हैं, नेल, हेयर, बोन, ब्लड, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इसमें से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।